नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपनी चैनल जुड़ता हूँ। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे स्पीड टेस्ट नंबर 17 का। ये स्पीड टेस्ट केवल स्पीड टेस्ट नहीं, ये मैं बता दूं आपको मॉडल पेपर है यूपी पीसीएस जो 2020 में होने वाला 11 अक्टूबर जो इसकी निर्धारित डेट है। इसमें 2-3 क्वेश्चन बहुत आराम से आपको मिलेंगे, आप सॉल्व करिए। और मैंने फिर से बता, जितनी 17 की 17 हिस्ट्री हुई है, अगर उन आपने सारी हिस्ट्री का डिस्कशन देखा है, आई होप 10 क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ, और आशा नहीं है पूरी, मैं विश्वास है 10 क्वेश्चन आपसे कहीं नहीं गए यूपी पीसीएस में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन करते हैं। सीबीआई के संदर्भ में विचार करिए। इसका आदर्श वाक्य, पहला कथन जो है इसका आदर्श वाक्य उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदार, यह इसका आदर्श वाक्य है। दूसरा कथन है इसकी स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के संकल्प द्वारा हुई। तीसरा कथन है सीबीआई की स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संतानम आयोग ने की थी। अब इसमें पूछा जा रहा कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि सभी कथन सही है अपने आप। सॉरी, इसमें पूछा जा कौन सा कथन सही है। हाँ, सभी कथन अपने आप में सही है। और डी ऑप्शन सही, यानी उपयुक्त सभी। पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो सभी कथन सही है। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्टैब्लिशमेंट 1963 में गृह मंत्रालय ने की थी। तो वो दिल्ली पुलिस विशेष बल अधिनियम 1946 में जो आया था, उसी के अधीन सीबीआई की स्टैब्लिशमेंट हुई, जो 1963 में हुई थी। किसके? भ्रष्टाचार की जांच के लिए। कौन समिति की सिफारिश पर? संतानम समिति। कौन समिति? संतानम समिति। संतानम समिति जो थी, संतानम समिति, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब होती है? 1962 में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है और 1964 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उसी के बीच में 1963 में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई की स्थापना हो जाती, जो किसके अधीन होती है? सीबीआई अधीन होती है गृह मंत्रालय के अधीन, यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय की होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है। ठीक है, ये कैसी संस्था? ये भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए, भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक संस्था है। ठीक है, और इसमें कई सारे केस भी, जैसे मृत्यु केस है, कई सारे केसों में भी जांच कर सकता है। ठीक है, जैसे अभी देख लो सुशांत सिंह राजपूत की केस में भी सीबीआई जांच करी। ठीक है, ऐसे यह एक संस्था है। ठीक है, तो पहली बात, ये कोई वैधानिक संस्था नहीं, ये संसद द्वारा पारित एक संस्था, यानी संसद द्वारा कानून बनाए गए, कोई वैधानिक संस्था नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है गैर बाजार अर्थव्यवस्था पर विचार करें। दूसरा जो क्वेश्चन है क्या है? गैर बाजार अर्थव्यवस्था, यानी कि नॉन मार्केट इकोनॉमी पर विचार करना है हमें। पहला कथन क्या है? कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित इस अर्थव्यवस्था के 2 स्वरूप पर प्रयोग किया गया है। यानी कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? इस अर्थव्यवस्था को 2 स्वरूप पर प्रयोग किया गया। कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित इस अर्थव्यवस्था के 2 स्वरूप पर प्रयोग किया गया है। दूसरा, इन्हें राज्य व्यवस्था, कमांड अर्थव्यवस्था तथा केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था के नामों से भी जाना जाता है। तीसरा कथन है इस अर्थव्यवस्था का उदय मूलतः बाजार अर्थव्यवस्था की प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन के रूप में हुआ। अब पूछा जा रहा उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, तो मैं आपको बता दूं तीनों कथन अपने आप में सही है, यानी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब पूछा जा रहा कौन सा सही नहीं, यानी डी ऑप्शन, कोई नहीं। ठीक है, तो इसका अब बात करते जो इन्होंने क्या बताया, कार्ल मार्क्स ने बताया 2 स्वरूपों में प्रयोग किया जाता है। तो पहला स्वरूप क्या है? पहला जो स्वरूप है समाजवादी। पहला स्वरूप क्या है? समाजवादी। ठीक है, और दूसरा स्वरूप क्या है? साम्यवादी। साम्यवादी, साम्यवादी। जो समाजवादी है रूस द्वारा अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1917 से लेकर 1989 के बीच में अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाई। किसने? रूस ने अपनाई। और जो साम्यवादी थी, इसने किसने अपनाया? चीन ने। कब से कब? 1949 से 1985 के बीच में चीन द्वारा साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाई गई। तो जो कार्ल मार्क्स के 2 स्वरूप थे, समाजवादी और साम्यवादी, ये पहला कथन सही हुआ। दूसरा क्या? इन्होंने राज्य व्यवस्था, इन्हें राज्य व्यवस्था, कमांड अर्थव्यवस्था तथा केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। तथा तीसरा जो था, यह अर्थव्यवस्था का उदय मूलतः बाजार अर्थव्यवस्था, यानी कि मार्केट इकोनॉमी की प्रतिक्रिया, रिएक्शन के रूप में हुआ, बिल्कुल कथन सही है। यानी तीनों कथन अपने आप में सही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया? कौन सही नहीं है? तो डी, कोई नहीं। कोई नहीं, डी ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सही है आपका, कोई नहीं। उसके बाद दूसरा अगला क्वेश्चन, लोकायुक्त के संदर्भ में विचार करें। लोकायुक्त यानी कि लोकपाल और लोकायुक्त जो एस्टैब्लिशमेंट हुई भ्रष्टाचार की जांच के लिए बनाया गया था। ठीक है,
लोकायुक्त के संदर्भ में विचार करें। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की परिधि में रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूं, इसको ध्यान से कहीं लिख लीजिए। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की परिधि में रखा गया, जबकि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार व उड़ीसा में लोकायुक्त अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सीधी सी बात भाषा में कहा, इसका कहने मतलब क्या, जो हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात की मुख्यमंत्री है, उन पर लोकायुक्त जांच कर सकता है, जबकि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार व उड़ीसा के लोकायुक्त मुख्यमंत्री पर, इन राज्यों के मुख्यमंत्री पर जांच नहीं कर सकते। दूसरा कथन क्या, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर लोकपाल व लोकायुक्त की नियुक्ति हुई। तो अब इसमें भी पूछा जाए कौन सही नहीं है, इसका भी डी ऑप्शन यानी कोई नहीं, क्योंकि दोनों कथन अपने आप में सही है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसमें पूछा क्या जरा कौन सही नहीं, तो डी यानी कोई नहीं। ठीक है, तो अब इसमें जो बात करते हैं लोकायुक्त, लोकायुक्त जो था भारतीय प्रशासनिक सुधार अधिनियम, सुधार आयोग द्वारा, ठीक है, जो आयोग आया था, ये कब आया, तो 1966 से 1970। अच्छा, अब ये पूछ लेगा, एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग कब आया, तो 1966 से 1970 के बीच में था। 1966 में एस्टैब्लिशमेंट, 1970 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, तो अधिनियम के द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति है, बिल्कुल कथन सही, यानी दोनों कथन अपने आप में सही है, लेकिन क्वेश्चन पूछा कौन सही नहीं, इसलिए कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय पवनों के संदर्भ में विचार करें। देखें जो कुछ विंड है, ध्रुवीय पोलर विंड है, उनके बारे में विचार करें। ध्रुवीय पवने निम्न वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पवनों को ध्रुवीय पवने कहते हैं। भूगुणन के कारण इनकी दिशाएं उत्तरी गोलार्ध में, कैसी भूगुणन के कारण इनकी दिशाएं उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती हैं। तीसरा कथन क्या है, पछुआ पवने तथा ध्रुवीय पवने टकराने के बाद ध्रुवीय वातावरण पर शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात का जन्म देती हैं। अब पूछा है कौन सा सही है, उपयुक्त कथनों में कौन सा से सही है, तो 2 और 3। पहला कथन क्यों गलत है, इसके बारे में बताता हूं। पहले कथन में क्या बताया था, ध्रुवीय पवने निम्न उच्च दाब नहीं, ध्रुवीय पवने उच्च वायुदाब। जब भी पवन की बात आएगी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेंगी। कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर से हरदम लो प्रेशर की चलेंगी। ठीक है, यानी कि नीचे हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जब भी वायु की बात आएगी तो कैसे चलेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की चलेंगे। इसलिए पहला कथन गलत, क्योंकि इसमें क्या बताया, ध्रुवीय पवने निम्न उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपद्रवी वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली ध्रुवीय पवन, तो निम्न से नहीं, उच्च वायुदाब कटिबंधों से निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली है। ठीक है, इसलिए पहला कथन गलत है, 2 और 3 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्थानीय पवनों के संदर्भ में विचार करें। पहले बात तो जानते हैं स्थानीय पवने क्या है, वे पवने जो 1 वर्ष तक निरंतर एक ही दिशा में चला करती हैं। जैसे ईस्ट में चल रहे हैं तो ईस्ट में चलेंगी निरंतर 1 वर्ष तक, उन्हें क्या कहते हैं, स्थानीय पवने कहते हैं। अब स्थानीय पवने जैसे अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से चलने वाली गर्म, शुष्क और तेज गति की आंधी को हरमट्टन या डॉक्टर पवन कहते हैं। हरमट्टन यानी कि हरमट्टन या तो डॉक्टर पवन कहते हैं। दक्षिण पूर्वी में हरमट्टन को स्पेन में लेविची, दक्षिण पूर्वी एरिया है, दक्षिण अफ्रीका की पूर्वी एरिया, उसमें हरमट्टन को क्या कहते हैं, स्पेन में लेविची, ट्यूनिस में चिली, लीबिया में गिबली और ऑस्ट्रेलिया में बिक्री फील्डर कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या कहते हैं, बिक्री फील्डर कहते हैं। ठीक है, तीसरी जो है बोरा एक ठंडी तथा तीव्र गति से चलने वाली वायु है जो भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर चलती है। इटली के उत्तरी भाग में इसे विशेष रूप से प्रभावित होता है। इटली का जो उत्तरी भाग इससे विशेष रूप से प्रभावित है। अब इसमें पूछा है कौन कथन सही है, तो तीनों कथन सही है। अब बात करते हैं जो हरमट्टन, इसको डॉक्टर पवन क्या कहते हैं। जो भूमध्य रेखा के पास गिनी एक शहर है, वहां देश है, वहां पे क्या होता है कि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि वहां के लोग गर्मी के कारण व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन जब यह हरमट्टन हवा चलती है तो वहां की जो नमी थोड़ी लेके जाती है, जब हवा चलती है वहां के लोगों को जीवन रेखा देती है, इसलिए इसे डॉक्टर पवन भी कहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर पवन हरमट्टन क्यों कहते हैं ये आपको समझ में आ गई, और तीनों कथन सही है इसके, इसमें डी ऑप्शन यानी सभी कथन सही है। अब अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में विचार करें। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब आया, 1993 में। कब आया, तो 1993 में आया, 1993 में आया। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ना केंद्र अपित में
मतलब इसका कहना ना तो केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्यों में भी मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। दूसरा कथन है राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य होते हैं, जिसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, इसमें पूछा कौन सा कथन सही नहीं, यानी डी कोई नहीं। इसमें जो कोई नहीं है तो कौन सही नहीं है तो कोई नहीं, क्योंकि दोनों अपने आप में सही, दोनों कथन सही है, लेकिन इसमें पूछा जाए कोई नहीं, तो यही ध्यान रहे पूछा है कौन सही है कौन सही नहीं है। ठीक है, तो दोनों सही है। मानवाधिकार वाला मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में है, केंद्र में नहीं, दोनों जो केंद्र और राज्य में दोनों एक ही आयोग द्वारा स्टैब्लिश होते हैं। ठीक है, उसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है, बिल्कुल इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 इसके सदस्य होते हैं। पहले क्या था, इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते थे, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते थे, लेकिन इसमें इसे घटाकर 1 और 2 कर दिया गया, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य अब प्रेजेंट टाइम में कर दिया। पहले क्या था, एक अध्यक्ष 4 सदस्य होते थे, लेकिन अब 2 अध्यक्ष होंगे, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। ठीक, अब तक जो 23 राज्यों, भारत के 23 राज्यों में अब तक राज्य मानवाधिकार अधिनियम स्टैब्लिश होगा। ठीक है, राज्य में अब तक 23 राज्यों में स्थापित है। ठीक है, अभी तक 23 राज्यों में स्थापित है। ठीक है, तो ये हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पवनों के संदर्भ में विचार करें। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध क्या है, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पवनों को सन्मार्गी पवने यानी ट्रेड विंड कहते हैं। ये 30 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के बीच चलती है। देखो सीधी सी बात, एक ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 5 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये कौन सा पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया आपका। ये 5 डिग्री इक्वेटर है और 30 डिग्री। ठीक है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 5 डिग्री है और 30 डिग्री, ये साउथ पोल हो गया आपका। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, अब बात करते पहला कथन क्या कह रहा है, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पवनों को सन्मार्गी पवने कहते हैं। पहले मैं बता चुका हूं हरदम पवन कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। ठीक है, कैसे चलेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। तो पहला कथन क्या, उच्च वायुदाब कटिबंधों यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही है, पहला कथन सही है। ये 30 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों बीच चलती है। तो देखो ये 5 डिग्री, ये 30 डिग्री से 5 डिग्री, 30 डिग्री से 5 डिग्री चल रही है, यानी कि हाई प्रेशर, देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चल रही है। और यहाँ पे क्या बता रहा है, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के बीच चलती है। ये उत्तरी अक्षांश हो गया, ये दक्षिणी अक्षांश हो गया। ठीक है, अब देखो 30 से 5 जा रही है, 30 से 5। ठीक है, और कैसे जा रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ये आप दोनों स्टेटमेंट सही हुए, आपको समझ में आया होगा मैप के द्वारा। इसलिए इसमें पूछा कौन सा सही है, तो दोनों सही है, 1 और 2 कथन दोनों सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में विचार करें, यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में विचार करना है। इसकी स्थापना 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत यानी आरटीआई के अंतर्गत की गई। ठीक है, और दूसरा कथन है, यह केंद्र सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायत की सुनवाई करती है। ठीक है, और तीसरा कथन क्या, इसमें एक मुख्य आयुक्त तथा 9 सूचना आयुक्त होते हैं। अब इसमें पूछा रहा कौन सही नहीं, उपयुक्त कथनों में कौन सही नहीं, तो डी यानी कि कोई नहीं। अपने आप में ये तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा कौन सही नहीं तो कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कौन सा कथन सही, उपयुक्त कथनों में से कौन सा यसे कथन सही नहीं है, तो डी कोई नहीं। और तीनों कथन अपने आप में सही है, बिल्कुल तीनों कथन सही है। ठीक है, अब बात करते हैं केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC की, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, इसकी स्टैब्लिशमेंट 2005 में थी। यह एक पहली बात तो यह कोई संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, न संवैधानिक, न सांविधिक और न संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, इसमें एक मुख्य अध्यक्ष होगा, एक मुख्य आयुक्त होगा तथा 9 सदस्य होंगे। ठीक, एक मुख्य होगा तथा 9 सदस्य होंगे, यानी 10 से ज्यादा इसकी संख्या नहीं हो सकती, 10 से ज्यादा इसकी संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, यह वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायत की सुनवाई करता है, यानी कि इसका तीनों कथन सही है।
अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में विचार करें। 2003 में संसद द्वारा इसे संविधानिक दर्जा 2003 केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में बात हो रही है, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, ठीक है। इस 2003 में इसे संसद द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। दूसरा कथन है यह संस्था भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संतानम समिति की सिफारिश पर स्थापित की। जैसा मैं पहले बता चुका ना, संतानम समिति उसी के द्वारा स्टैब्लिश की गई है, ठीक है। और तीसरा, इनके सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65। सबसे महत्वपूर्ण यही बन जाए कि आपने 5 वर्ष 5 और 65 पढ़ा होगा और 5 और 6 70 पढ़ा होगा, लेकिन 4 65 यही आपको कंफ्यूजन ध्यान रखना कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो अध्यक्ष लोग सदस्य हैं उनके 4 वर्ष और 65 वर्ष इनकी कार्यकाल होगा, जो भी पायलट, ठीक है। इसमें पूछा जाए कौन सही है तो सभी सही है। इसकी 2003 में कब 2003 में इसको सांविधिक कैसा दर्जा मिला, सांविधिक दर्जा मिल गया संसद द्वारा। और इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी कब हुई थी, इसकी स्टैब्लिशमेंट 1964 में। कब हुई थी इसकी स्टैब्लिशमेंट, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्टैब्लिशमेंट 1964 में हुई थी, लेकिन इसको सांविधिक दर्जा कब मिला 2003 में। तो इसके तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ठीक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स स्थित है तो कहाँ, नई दिल्ली में है। कहाँ स्थित है, ए ऑप्शन सही है, नई दिल्ली में। इसकी स्टैब्लिशमेंट कब 1977 में हुई थी, ठीक है। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1977 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में है और इसकी 10 अन्य संस्थान, अन्य ब्रांचें हैं, ठीक है। तो 10 इसकी अन्य ब्रांच हैं, ठीक है। NBPGR यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स हेडक्वार्टर कहाँ पे, नई दिल्ली में है। स्टैब्लिशमेंट कभी 1977 में और इसकी 10 अन्य ब्रांचें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। तो मुर्शीद कुली खान जो थे बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, किसके, मुगल सम्राट द्वारा, ठीक है। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, मुर्शीद कुली खान। ये दक्षिण भारतीय ब्राह्मण थे, बाद में इन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाया और उसके बाद इनको बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त किया गया, मुर्शीद कुली खान को, ठीक है। यानी बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबंधित है। यह कथन महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च यात्रा में कहा गया था 12 मार्च 1930 को। दांडी यात्रा, जिसको हम नमक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, दांडी यात्रा में महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा था, सत्य के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। यह कथन किसने कहा था, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के दौरान कहा था, ठीक है। इसमें 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी ने अपने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी, दांडी जो था, दांडी यह समुद्र तटीय एरिया का एक गांव था, दांडी गांव, वहीं तक जाकर मुट्ठी भर नमक लेकर नमक तोड़ो आंदोलन का कंप्लीट किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। तो हिंदुस्तान को तोता किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। इनकी 99 से अधिक कविताएं, किताबें हैं, जिनमें कई किताबों का अभी तक साक्ष्य नहीं मिल पाए, लेकिन बताया जाता है कई किताबें, 99 से अधिक किताबें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोरो बदूर क्या है, बोरो बदूर स्तूप कहाँ स्थित है। तो बोरो बदूर स्तूप कहाँ स्थित है, जावा में, इंडोनेशिया के जावा में। इंडोनेशिया कहाँ है, इंडोनेशिया के जावा में, ठीक है। इंडोनेशिया के सेंट्रल जावा में स्थित है, जावा में, यानी कि बी ऑप्शन सही है। यह 9वीं सदी में बना था। इसको शैलेंद्र राजवंश ने बनवाया था। शैलेंद्र राजवंश ने बनवाया था, 9वीं सदी में बना था। ये जो
बौद्ध धर्म में दो भागों में होता था, हीनयान और महायान। महायान का सबसे बौद्ध बड़ा विहार है, सबसे बौद्ध विहार है महायान का। और महायान का मतलब जो बुद्ध को भगवान के समान मानते थे, ठीक है, बुद्ध को एक देवता मानते थे। तो बोरोबुदुर स्तूप कहाँ है? इंडोनेशिया के जावा, सेंट्रल जावा में स्थित है। जो ये महायान जो महायान थे उनका सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बापू माई मदर। क्या है? बापू माई मदर, बापू माई मदर स्मरण, शीर्षक स्मरण किसने लिखा? तो मनु बहन, डी ऑप्शन जो था मनु बहन गांधी ने लिखा है, मनु बहन गांधी ने लिखा है। बापू माई मदर किसने लिखा? मनु बहन गांधी ने लिखा है, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? मई 2016 में, अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति आई है, तो ये मई 2016 की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए श्री TSR सुब्रमण्यम किसकी अध्यक्षता में 2016 में हुई थी? सुब्रमण्यम। 2016 की जो नई शिक्षा नीति पॉलिसी थी 2016 वाली, किसकी अध्यक्षता में थी? TSR। लेकिन ये नहीं मानी गई, मानी कौन गई? ये 2017 वाली जो कस्तूरी रंगन की आई, कस्तूरी रंगन के। अगला क्वेश्चन, तो यानी इसका ए ऑप्शन सही है, ठीक है। 2016 किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? TSR सुब्रमण्यम की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जून 2020 में नवगठित ड्राफ्टिंग NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इन्हीं की नीति मानी गई, उन्हीं के थ्रू क्या बताया गया? जो MHRD मिनिस्टर, MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसको अब किस नाम से जाना जाएगा? शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? शिक्षा मंत्रालय के नाम से, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा MHRD को। और अब इसमें क्या हो? 5+3+3+4 के स्टेटमेंट से अब हमारा प्रशासन शिक्षा नीति चलेगी। तो 2017 में आई, जून में, ठीक है, कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष थे। तो 2016 में कौन थे? TSR सुब्रमण्यम, लेकिन उसकी मानी नहीं गई, कस्तूरी रंगन वाली मानी गई थी। शिक्षा नीति से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसलिए दोनों क्वेश्चन डिस्कस हुए। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित? तो विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में है। अनेक अंतवाद, ठीक है, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? तो जैन धर्म का अनेकवाद किसका है? लक्षण है, विशेष लक्षण जैन धर्म का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत था? तो कुलशेखर अलवार संत थे। अगला क्वेश्चन, बाढ़ पूर्व अनुमान के लिए भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने किसके साथ समझौता किया? तो गूगल के साथ बाढ़ पूर्वानुमान के लिए भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने समझौता किया। अगला क्वेश्चन है, भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो भारत ने साइबर खतरों के निपटने के लिए इजराइल के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया? तो 18 जुलाई को हर वर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया? तो असम में काजीरंगा में देखा गया। असम के काजीरंगा में अभी देखा गया गोल्डन बाघ, भारत के एकमात्र गोल्डन बाघ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कार्ल रीनर, उनका निधन हुआ, वे कौन थे? कार्ल रीनर एक हास्य कलाकार थे, लेखक थे, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ था। दोस्तों ये हुई आपके स्पीड टेस्ट नंबर 17। आई होप ये ST आपको पसंद आए, काफी हेल्पफुल करेगी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।